पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से स्वराज पार्टी का उदय हुआ और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से उसका अंत हो गया। 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन की स्थापना 1919 के अधिनियम के अनुसार की गई थी। 1919 के अधिनियम की जो अंतिम धारा थी उसमें इस अधिनियम के मूल्यांकन के लिए एक आयोग के गठन का प्रस्ताव था, जिसके कारण साइमन कमीशन बनाया गया। इंग्लैंड में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के कारण यहाँ 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिस कारण से भारतीयों के मन में इसका विरोध उत्पन्न हो गया। भारतीयों का कहना था कि जो लोग भारतीयों की परंपरा, भाषा, रीति रिवाज आदि से परिचित नहीं हैं, वो किस प्रकार से भारतीयों का भाग्य निर्माण कर सकते हैं। साइमन कमीशन 1928 में जब पहली बार बंबई में उतरा तो उसका विरोध किया गया। उसे काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसके पश्चात साइमन कमीशन ने भारत में जहाँ जहाँ दौरा किया उन सभी स्थलों पर उसका विरोध हुआ। लखनऊ में इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। पंजाब में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। लाहौर में विरोध के समय लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और वे घायल हो गए। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों का जो प्रहार किया गया है, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। जब भारत में चारों तरफ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो उस समय जो भारत सचिव थे बर्किनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि भारतीयों में योग्यता है, एकता है, तो वे स्वयं ही अपने लिए एक संविधान तैयार कर लें। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसी कारण 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन बंबई व दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। सर्वदलीय सम्मेलन में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और इसमें 7 सदस्य थे। दिसंबर 1928 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं थी, जैसे इसमें कहा गया कि भारत में स्वराज्य की स्थापना की जाए, केंद्र तथा राज्यों में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए और जो देशी रियासतें हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त सिंध को बंबई से अलग किया जाए और जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे इससे पहले उन सभी को समाप्त किया जाए और वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए। इन सभी बिंदुओं पर पहले सभी राजनीतिक दल सहमत थे, किंतु धीरे धीरे उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस स्वराज्य की मांग से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे
कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए या उसकी मांग इसमें रखी जाए, किंतु अपने बड़े नेताओं के दबाव में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू कमेटी के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए 1929 में 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। हालांकि जिन्ना के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अब कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन था वो दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और यहीं पर रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये दिन 26 जनवरी 1930 का था। अब जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद हमारा संविधान तैयार हुआ, तो इसी कारण हमने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया। इधर महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी, यानी कि नमक आंदोलन। हमारे उत्तराखंड से मोहन जोशी ने इसमें भाग लिया था। ये दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। फिर भी गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों में खरा नहीं उतर पाया, जिस कारण से लॉर्ड इरविन पर यहां दबाव था कि वे गांधी जी से समझौता करें। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए। वे राजपूताना शिप से लंदन के लिए रवाना हुए। वे कांग्रेस की तरफ से केवल एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो एक पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने कहा कि एक अर्धनग्न फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से सीधी वार्ता के लिए जब जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो यह दृश्य एक अद्भुत था, अनोखा था। वहां पहुंचने के पश्चात गांधी जी को निराशा हुई। उन्होंने देखा कि सभी व्यक्ति अपने अपने जाति और धर्मों की बात कर रहे हैं। ये देखकर उन्हें निराशा हुई। भारत वापस आने पर गांधी जी ने कहा कि मैं निराश हूं, किंतु भारत की इज्जत का बट्टा मैंने इंग्लैंड में नहीं लगने दिया। गांधी जी ने जनवरी 1932 में सविनय अयोग्य आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया, किंतु अब तक उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। इसका लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया और उन्हें पूना के यरवदा जेल में बंदी बना दिया। इस दौरान जब गांधी जी जेल में थे, तो इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया।
इसी आंदोलन के दौरान नागाओं ने विद्रोह किया। इनके विद्रोह को जियालन आंदोलन कहते हैं। इसका नेतृत्व गैडिल्य ने किया। नेहरू जी ने गैडिल्य को रानी की उपाधि दी और उनके बारे में कहा कि भारत उनको सदैव स्नेह से स्मरण करेगा। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। यह घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में की। इसके अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों को भी हिंदुओं से पृथक मानते हुए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह था कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष जाति का व्यक्ति ही चुनाव के लिए उठेगा और उसी जाति के व्यक्ति ही वोट कर पाएंगे। अब यहां अनुसूचित जातियों को भी प्रदान कर दिया गया। अब गांधी जी जो उस समय पूना के यरवदा जेल में बंद थे, उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति को समझ रहे थे और वे समझ गए थे कि ब्रिटिश अब हिंदुओं में भी फूट डालने की तैयारी कर रही है। इस अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। राजगोपालाचार्य, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन सभी लोगों ने प्रयास किया कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हो जाए और इन्हीं के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया तथा उनकी सीटों में वृद्धि की गई। इसमें दलितों को 147 सीटें दी गई, जबकि सांप्रदायिकता अवार्ड में ये 71 थीं। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, क्योंकि ये असफल रहे, एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया नवंबर 1932 में। इसमें एक बार फिर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया। वास्तव में जो ये तीनों सम्मेलन थे, ये एक ही थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया और अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, किंतु जो उनके रचनात्मक कार्य थे उनको उन्होंने जारी रखा। तो बस आज यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।